Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a relevant topic for you all, that is bridging the gap between academia and industry in the light of NEP 2020. मतलब मतलब ये हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले तो टॉपिक समझते हैं कि इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में जो गैप है, जब हम हायर एजुकेशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वो हमें बताता है कि हायर एजुकेशन में तो भाई हर साल इतने सारे ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हम लोग पैदा कर रहे हैं, बीटेक्स, बीएससी, एमएससी एंड ऑल, है ना। लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है। जॉब पाने वालों का प्रतिशत बहुत कम है उस कंपैरिजन में, जिस कंपैरिजन में ये डिग्री ले लेकर आ रहे हैं। आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा हो, आप याद जानते हो कि कोठारी कमीशन ने बीच में ये भी कहा था, डी लिंकिंग डिग्रीज विद जॉब्स। उसने कहा था कि डिग्री से जॉब की लिंकिंग खत्म कर दी जाए। मतलब ये ज़रूरी है ही नहीं कि जिसके पास डिग्री है वो जॉब के लिए बेटर फिट है। लेकिन ये फॉर्मूला चला नहीं, बहुत इसका विरोध हुआ और इसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन मतलब प्रॉब्लम यही है ना कि हमारे यहाँ कोई चीज़ चलना इसलिए भी मुश्किल है कि इतनी पॉपुलेशन है, उसमें कितने लोग मानने वाले, कितने नहीं मानने वाले। फिर नियम आएगा तो नियम को तोड़ने के नियम पहले बन जाते हैं। ये सारी बातें इसके पीछे। लेकिन अगर हम सही दिशा में बात करें, यही दिशा में बात करें कि भाई डिग्री है तो जॉब के लायक आप होने चाहिए, आप नहीं हैं, इसका मतलब क्या है कि गैप है किसके किसके बीच में। वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो हम उत्पन्न कर रहे हैं अपनी शिक्षा पद्धति के द्वारा, और वो इम्प्लॉई जो इम्प्लॉयर को चाहिए। इम्प्लॉयर को क्या चाहिए? स्किल्ड आदमी चाहिए। एम्प्लॉयर को क्या चाहिए? पर्सनैलिटी ग्रूम्ड जिसकी हो, जो कम्युनिकेबल हो, जो कम्युनिकेट कर सके, जो जो बैलेंस्ड हो, जो जो अपडेटेड हो, इस तरीके की चीज़ें ना, टेक्नो सेवी हो एंड ऑल। जो आज की इंडस्ट्री है या आज का जो भी वर्क फोर्स है उसको चाहिए। तो इसका मतलब कि हम ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स नहीं पैदा कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि बीच में गैप आ गया है, इसी गैप को कम करना है। जितना ज़्यादा हम इस गैप को कम कर पाएंगे, उतना ही जो हमारे स्टूडेंट्स निकलेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, वो बेटर इक्विप्ड होंगे इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब होने के लिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने बहुत कुछ कहा है, इसके लिए भी कहा है। क्या क्या कहा है इसने? सबसे पहले तो उसने कहा है, NP 2020 had set the target of achieving a GER of 50% by 2035। आपको पता होगा कि कंसेप्ट हमने शुरू कहाँ से किया था? यूईई से। यूईई मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब कि हम सबको प्राथमिक शिक्षा दे सकें। फिर ये आगे एक्सटेंड होके आ गया यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि भाई जो प्राइमरी से निकलेगा वो सेकेंडरी में जाए। अब धीरे धीरे अगर हम 50% के लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, जो कि अभी 27-28% है, 29% मान लीजिए, तो क्या होगा कि 2035 तक 100% बच्चों में से हर 50 बच्चा आपका हायर एजुकेशन में जाएगा। इसका मतलब आधी जनसंख्या हायर एजुकेशन में जाएगी। इसका मतलब कि वो आधी जनसंख्या को तो कम से कम मतलब वो इम्प्लॉयबल हो, वो बेरोजगार ना हो, है ना। तो यही कह रहा है कि हाफ ऑफ अवर स्टूडेंट्स विल एनरोल इन द हायर एजुकेशन सेक्टर इन द कमिंग ईयर्स। आने वाले सालों में ऐसा होगा। इफ इन सच केस, अगर इस दशा में द ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स ऑफ अवर कंट्री आर नॉट इंडस्ट्री रेडी, जो हम उत्पन्न कर रहे हैं वो अगर इंडस्ट्री के लिए तैयार नहीं है, उनके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नहीं है, तो क्या होगा इसका मतलब? देन इट विल बी अ sheer वेस्ट ऑफ एंटायर रिसोर्सेज, प्लानिंग, एफर्ट एंड टाइम। इसका मतलब ये पूरी तरह से विशुद्ध बर्बादी होगी हमारे सारे संसाधनों की, हमारे सारे नियोजन की, हमारे प्रयासों की और हमारे समय की। And it will become the major factor in the alarming rate of unemployment in our country। और ये हमारे देश में बेरोजगारी की बढ़ते हुए रेट का सूचक भी बन जाएगा और सबसे बड़ा कारण भी बन जाएगा। तो क्या किया जाए? इट इज़ हाई टाइम दैट द हायर एजुकेशन सेक्टर मस्ट इंश्योर, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा उच्च शिक्षा का क्षेत्र है वो इंश्योर करे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हों मस्ट बी वेल इक्विप्ड, वो सुसज्जित हों। किससे सुसज्जित हों? विद ऑल द रिक्वायर्ड प्री रिक्विजिट्स, जो कि 21वीं सदी की जो के कौशल जो रिक्वायर्ड हैं उनसे सुसज्जित हों।
फॉर ए डिजिटलाइज्ड ग्लोबल वर्क प्लेस। जो हमारा वर्क प्लेस है जो डिजिटलाइज्ड हो गया है, इसका मतलब आपको क्या क्या आना चाहिए? आप डिजिटली लिटरेट हो, टेक्नो सेवी हो, आप क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आता हो, और जो भी आपका विषय क्षेत्र है उसका अद्यतन ज्ञान आपके पास होना चाहिए। तब तो आप इंडस्ट्री द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। इसके लिए रिकमेंडेशन एनईपी की बहुत सारी हैं। कौन कौन सी हैं? वो कह रहा है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, रिसर्च पे एम्फेसिस कीजिए। इट्स अर्जेंसी फॉर द फ्यूचर एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनआरएफ। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एनआरएफ बना दिया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, टू प्रमोट रिसर्च इन अवर कंट्री। यानी कि हमारे देश में जो अनुसंधान की खराब स्थिति है, पुअर कंडीशन है, अनुसंधान उच्च कोटि का नहीं होता है, ओरिजिनल काम नहीं हो रहा है, सब प्लेजराइज्ड चीज़ें इधर से उधर ट्रांसमिट हो रही हैं सिर्फ। तो उसने कहा कि अच्छा अनुसंधान हो, ये ज़रूरी है ताकि जो अनुसंधान में क्या होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाएगा ना। तो ये वो लोग, वो स्टूडेंट्स जो इसमें इंगेज होंगे वो स्किल्ड होंगे और इंडस्ट्री रेडी होंगे। तो रिसर्च पे एम्फेसाइज करने के लिए ही एनईपी ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है। फिर क्या कहा उसने? उसने कहा एडवोकेसी ऑफ यूजिंग डिजिटल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। वो कह रहा है कि अब आप प्योरली ऑफलाइन मोड में मत रहिए। क्यों ना रहिए? क्योंकि जो हमारा यूथ है वो डिजिटल नेटिव है, वो तो पैदा ही डिजिटल युग में हुआ है। एवरीथिंग उनको डिजिटलाइज्ड ही ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। तो आप डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही नॉलेज को क्रिएट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जैसे कि उसने एग्जाम्पल दिया है दीक्षा। दीक्षा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। एंड मूक्स, मूक्स के बारे में हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, कई बार बात कर चुके हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज to be in synchronization with the needs and interests of our students who are digital natives। यानी कि अगर आप छात्रों को जो कि डिजिटल नेटिव्स हैं उनको आप मूक्स और दीक्षा के थ्रू नॉलेज क्रिएट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, तो वो उनकी रुचि के अनुसार होगा और वो उसमें ज़्यादा रुचि लेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। फिर reorganization of core disciplines into multidisciplinary education to ensure flexibility to some extent। आज का युवा विशेष तौर पे वो बंध के नहीं रहना चाहता है, उसको फ्रीडम चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। और हम कह रहे हैं कि नहीं यही विषय ले सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं, ये विषय जिसके कॉम्बिनेशन के संग ये विषय नहीं मिलेगा, ये सारी बाध्यताएं ये प्रैक्टिकली हम अपने महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चलती हैं, प्रचलन में है। तो कह रहा है कि कोर डिसिप्लिन को छोड़ दीजिए, अब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन आप प्रोवाइड कराइए, जिससे कि छात्रों को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके। इसका मतलब वो उनकी रुचि के अनुसार काम होगा और उसमें बेहतर करेंगे और बेहतर आगे वो प्रदर्शन करके बेहतर तरीके से इंडस्ट्री के लिए रेडी हो सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्किल्ड होंगे ज़्यादा, क्योंकि वो जो पढ़ के निकलेंगे उसमें उसमें क्योंकि उनकी रुचि का होगा तो मन से पढ़ेंगे। फिर वो कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स ज़रूर कराइए आप अपने बच्चों में, जिसमें कि आप स्पेशल एम्फेसिस किस पे करें? सोशल इंगेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत बात हो रही क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या है इसका? हम क्रिटिकली सोच सकें, हम किसी भी चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स सोच सकें। हमको ये नहीं कि चार लोग एक बात कह रहे हैं हम उसी के बहकावे में आ गए, हमको लग रहा है हाँ हाँ ये सही नहीं, ऐसे नहीं। क्रिटिकली सोचिए, दोनों पक्षों पर विचार कीजिए, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिन रात हर समय प्रॉब्लम 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 है जीवन में, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। प्रॉब्लम तो है भी, रहेगी भी और आती भी रहेगी। और जो सबसे खास है इसमें वो सोशल इंगेजमेंट। ये क्या है? आपने देखा होगा जो लोग ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, जो बढ़िया कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, वो सोशली डिसएंगेज्ड हो जाते हैं। तो हमको सोशल इंगेजमेंट भी रखना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिकता को बनाए रखते हुए अपनी उन्नति करनी है। फिर इंश्योर इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन वाया ओडीएल। वो कह रहा है कि चूंकि आप 50% जो जीईआर का लक्ष्य है वो वैसे भी सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन से नहीं पा सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी लगभग 25% और हमको हासिल करना है। जीईआर कहाँ से आएगा? तो कह रहा है कि ओपन और डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाइए, और जिसमें कि सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन पे ज़्यादा बल दीजिए और उनके लिए हाई क्वालिटी सपोर्ट सेंटर्स बनाए जाएं, जिससे समता मूलक और समावेशी शिक्षा उच्च शिक्षा में प्रदान की जा सके, जिससे बेहतर हम ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स पैदा कर सकें। फिर वो क्या कह रहा है? सीक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मोर कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप विद कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स। जो कम्युनिटी के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे आप भागीदारी भी उनकी सुनिश्चित कराइए, उनका इंगेजमेंट ज़्यादा रखिए, उनको उनकी पार्टनरशिप इंश्योर करिए, तो ये बेहतर होगा।
और प्रोवाइड मोर ऑटोनॉमी टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू ब्रिंग इनोवेशन। देखिए, जब तक इनोवेटिव नहीं होंगे हम, जब तक हम अपनी ट्रेडिशनल जो हमारा जो एक पुरातन पंथी हमारी विचारधारा चली आ रही है पढ़ने पढ़ाने की, उससे विलग नहीं होंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे, नवाचार नहीं करेंगे, तब तक इतनी जल्दी चेंज करना मुश्किल है। चेंज आ सकता है, बट बहुत धीरे धीरे आएगा। तो इनोवेशन लाने के लिए ज़रूरी ये है कि जो शैक्षिक संस्थान हैं उनको स्वायत्तता मिले और स्वायत्तता मिले, ताकि वो अपने हिसाब से करिकुलम में थोड़ा बहुत चेंज कर सकें, अपने हिसाब से वो असेसमेंट पैटर्न सुनिश्चित कर सकें। थोड़ा सा उनको जो इतना उनके ऊपर फ्रीडम नहीं मिलती है, उनको जो इतना बाउंड करके रखा जाता है, वो जी थोड़ा आप उनको ऑटोनॉमी देंगे तो निश्चित रूप से वो इनोवेशन को लाएंगे और बेहतर करेंगे। ये कह रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और क्या कह रही है? अर्जेंट नीड फॉर री इमेजिनेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन टू इंक्लूड स्किल कंपोनेंट इन स्टूडेंट्स। ये तो सबसे डायरेक्टली रिलेटेड है इंडस्ट्री और एकेडमिया के ब्रिज को कम के गैप को कम करने के लिए। कैसे? कि वोकेशनल एजुकेशन हम पढ़ाते नहीं, हम सिर्फ थेरी 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 पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल हम कराते नहीं, प्रैक्टिकल पे इम्फेसिस नहीं करते हैं। और वोकेशनल एजुकेशन के जो कोर्सेज हैं उनको अभी तक हम विशुद्ध एजुकेशन के कोर्सेज के समकक्ष नहीं मानते, उनको कमतर मानते हैं। अभी भी समाज में जो वोकेशनल एजुकेशन के कोर्सेज बच्चे करते हैं उनको समझा जाता है कि इनका आईक्यू कम होगा तभी ये कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो इस मानसिकता से मुक्त होना है और वोकेशनल एजुकेशन को हमको इंक्लूड करना है, स्किल कंपोनेंट इंक्लूड करना है करिकुलम में। और क्या करना है? एडवोकेसी ऑफ GECD, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन की बात हो रही। क्यों बात हो रही है इसकी बहुत इस वक्त, जो पहले नहीं होती थी, कि हम आज का जो विद्यार्थी पैदा कर रहे हैं, जो उत्पन्न कर रहे हैं, जो तैयार कर रहे हैं, वो सिर्फ भारतवर्ष के लिए नहीं कर रहे, वो पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब कि उसको ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन से हमको पढ़ाना है, उससे उससे उसको विमुख नहीं करना है, उसको उसको समझाना है ताकि वो ग्लोबल चैलेंजेस को कोप अप कर सके। अपने देश के चैलेंज को कोप करना तो कोई बहुत आसान मुश्किल काम नहीं है। ग्लोबली जो चैलेंजेस हैं उनको भी अगर वो कोप अप कर पाएगा तभी कहीं पे भी जाकर वो जॉब कर सकेगा, पढ़ सकेगा। और क्या करें? provision of high quality learning by incorporating elements of fitness, good health, psychosocial well-being and sound ethical ground for student activities and participation। क्या ज़रूरी है कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई ना करे, स्किल्ड हो गया है तो मतलब वो बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान नहीं है, वो फिटनेस उसकी ख़राब हो रही है, उसकी हेल्थ ख़राब हो रही है, मानसिक भी शारीरिक भी। तो ये सब पर भी ध्यान देना है, तभी तो वो स्ट्रेस को झेलने लायक बन सकेगा। तभी तो इतने क्या होता है आजकल, ये भी होता है मतलब कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाने के बाद भी आप जॉब के वर्क प्लेस के स्ट्रेस को नहीं टैकल कर पाते हैं और जॉब छोड़ देते हैं। बच्चे आईआईटीज में मन माफिक कोर्स और इंस्टीट्यूशन मिलने के बाद भी, इतने सेलिब्रेशन के बाद भी कि वाह बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, सुसाइड कर लेते हैं, कोप अप नहीं कर पाते। इसका मतलब उनका साइको सोशल वेलबींग ठीक नहीं है, उनकी हमको साउंड मेंटल हेल्थ पर भी काम करना है ना। और क्या करना है? प्रोविजन ऑफ आईडीपी। आईडीपी क्या है? इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान। कह रहा है कि भाई हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो बना दी, पूरे देश को बता दिया कि ऐसा 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 आपको काम करना है, लेकिन चूंकि इतनी विविधता है, ग्राउंड रियलिटी इतनी अलग है हर इंस्टीट्यूशन के लिए, तो हर इंस्टीट्यूशन को माइक्रो प्लानिंग करके अपना अपना डेवलपमेंट प्लान अपनी जो विशिष्टता है उसके साथ बनाना चाहिए और उसी हिसाब से करिकुलम में इम्प्रूवमेंट भी करना चाहिए, उसी तरह से ट्रांजैक्शन भी करना चाहिए। और क्या करें? टू अचीव द गोल ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन एट होम टू बी एट पार विद द ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये भी ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन से मिलता जुलता है कि हमको ग्लोबल जो स्टैंडर्ड है, सेट है क्वालिटी के, उसके पैमाने पर आकर पढ़ाना है। हायर एजुकेशन का इंटरनेशनलाइजेशन करना है ताकि बच्चा किसी भी देश में जाकर सेटल हो सके, पढ़ाई कर सके, जॉब कर सके, अपने करियर के एडवांसमेंट के लिए जा सके। और क्या कर सके? और क्या करना है? HEIs must have clearly defined, independent and transparent processes for faculty recruitment so that the most capable one will get recruited and deliver in the most promising way। देखिए, हम इतनी सारी चीजें कह रहे हैं, ये सब कैसे होंगी? इसका मैक्सिमम जिम्मा शिक्षक के ऊपर है कि वो कितना जोशीला है, वो कितना मोटिवेटेड है अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, वो कितना चाहता है कि उसके छात्र आगे जाकर बढ़िया आदमी बने, उनको जॉब मिल जाए, वो एम्प्लॉयबल हो जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि जो फैकल्टी का रिक्रूटमेंट होता है वो प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, ताकि वाकई सही आदमी शिक्षक बन सके, है ना। और प्रोविजन ऑफ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट
for faculty members in online, offline and blended modes throughout the year by the most talented, experienced and capable resource persons। और ये भी कहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कि जो भी शिक्षक भर्ती भी हो गए हैं उनको सतत अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कोर्सेज करते रहने चाहिए। अब तो ब्लेंडेड मोड में भी होते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सब चल रहे हैं, और जो रिसोर्स पर्सन्स हों वो फुल्ली एक्सपीरियंस्ड हों, केपेबल हों और टैलेंटेड हों, ताकि उनको बढ़िया से बढ़िया ज्ञान दे सकें। और क्या करें, बहुत खास है ये, कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री मेंबर्स टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री। देखिए हम कितना भी चाहें दूर से नहीं समझ पाएंगे कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए। इंडस्ट्री का के आदमी को पता है कि वो कैसा एम्प्लॉय चाहता है अपने यहाँ। तो उस आदमी को आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रख लीजिए, कोई कोलैबोरेशन उनसे कर लीजिए, कोई ट्रेनिंग वहाँ अपने बच्चों की कराइए, उस पर्सन को बुलाइए अपने कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, और उनसे लेक्चर दिलवाइए कि वो क्या चाहते हैं, इंडस्ट्री की नीड क्या है, और उस हिसाब से आप अपने करिकुलम में चेंज लाइए। और एक और बहुत पॉपुलर प्रैक्टिस एनईपी ने कही है, हालांकि इसके मतलब कितनी अपनाई जाएगी इस पे संशय है अभी, क्योंकि अभी से इसकी आलोचना होना शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट तो अच्छा ही है। एडॉप्शन ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, वो कह रहे हैं कि देखिए ऐसे प्रोफेसर हम कैसे बनते हैं कि पहले हम लेक्चरर मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, फिर हम प्रमोशन होके एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, और फिर हम प्रोफेसर होते हैं। मतलब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। प्लस जो हम प्रोफेसर होते हैं वो एकेडमिकली ही टैलेंटेड हैं, एकेडमिकली अपने डिसिप्लिन के बारे में जानते हैं, इंडस्ट्री का हमको आइडिया नहीं है। तो वो आदमी जो बहुत इंडस्ट्रियस है, जिसने छोटे से अपने अमाउंट से शुरू करके इतना बड़ा कैपिटल गेन कर लिया है, बहुत पॉपुलर है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ऐसे आदमी को आप डायरेक्ट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में रिक्रूट कर सकते हैं। फुल टाइम के लिए मत करिए, वो आए बीच में हफ्ते में एक दिन लेक्चर लेके चला जाए, बताए अपने, उसको लेक्चर नहीं लेना, देखिए उसको थ्योरी नहीं पढ़ानी है, उसको अनुभव बताने हैं। वो अनुभव जो हम शिक्षक नहीं बता सकते, क्योंकि वो अनुभव हमको मिले ही नहीं है। तो अगर बाकी उनकी सैलरी और उनका ये सब ग्रेड तय करना यूजीसी का काम है, लेकिन अगर ऐसा हो तो निश्चित रूप से बढ़िया होगा। लेकिन लोगों को ये आलोचना होने लगी कि अरे अब कोई भी प्रोफेसर बन जाएगा, और इस तरह से है। ये सब बात की बातें हैं, बट इतना रिकमेंडेशन एनईपी ने, और भी हैं बट इतनी खास रिकमेंडेशन है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस संदर्भ में दी है कि जो छात्र उत्पन्न हो शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा, उच्च शिक्षा के द्वारा, वो बेहतर उसके पास नॉलेज हो, बेहतर उसके पास स्किल्स हो, बेहतर वो कोप अप कर सके चैलेंजेस जो उसको रास्ते में मिलेंगे, अपने मार्ग में मिलेंगी, वो बाधाओं को दूर कर सके, ताकि इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच का जो अंतर है वो कम किया जा सके। ठीक है, इससे क्या हो, तो दीज आर फ्यू रिकमेंडेशन सजेस्टेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिससे क्या होगा, टू ट्रांसफॉर्म अवर डल, inactive and obsolete higher education system into active, vibrant, rejuvenated, accessible, inclusive, adaptable and employable education system that can produce energetic, enthusiastic, tolerant, technologically sound and socially engaged learners who are equipped with 21st century entrepreneurial skills and life skills। मतलब अगर ऐसा हो सका तो ऐसा हो जाएगा कि जो हमारा उच्च शिक्षा है वो बढ़िया हो जाएगी, पुनर्जीवित हो जाएगी, उस तक की सब तक पहुंच हो जाएगी, वो सबको समावेशी कर पाएगी, वो उसमें समायोजन की क्षमता होगी, है, वो ऐसा शिक्षा तंत्र बनेगा जिससे कि वो एम्प्लॉयबल विद्यार्थी पैदा कर सकेगा, है ना। और जो विद्यार्थी हमारे पैदा होंगे वो उत्पन्न होंगे, वो एनर्जेटिक होंगे, उनके अंदर एंथुजियाज्म होगा, उनके पास 21st सेंचुरी स्किल्स होगी, उनके पास रोजगार का कौशल होगा, जीवन कौशल होगा। ओनली देन हायर एजुकेशन सेक्टर कैन ब्रिज द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया एंड एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अवर नेशन। जो कहा जाता है कि राष्ट्र की के आर्थिक विकास में शिक्षा अपनी भूमिका निभा सकती है, तो इसी तरह से निभा सकती है कि बेहतर ग्रेजुएट्स पैदा करे, और वो ग्रेजुएट्स जाके बेहतर इंडस्ट्रियस बने, और इंडस्ट्रियल और एकेडमिक सेक्टर में जाके बढ़िया काम करें, है ना। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस एनईपी 2020 के, जो कि ब्रिज कर सकते हैं, उस गैप को पाट सकते हैं, उस अंतर को, खाई को कम कर सकते हैं जो कि शिक्षा तंत्र और वर्क फोर्स के बीच में उत्पन्न हो गई है। ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.